I really want to thank someone who I trust for inviting me for this talk today, especially because May is celebrated as Mental Health Awareness Month, and I'm fortunate enough to spread some awareness through my expertise. Okay. So today we are going to talk about nutrition and mental health. Both of the subjects are very well, close to my heart. Yeah. Okay. So first of all, I want all of you to know कि health का definition क्या है. अगर WHO ने जो definition दिया है, जो पूरा world इस्तेमाल करता है, that means health का मतलब क्या है? It is a complete, that is physical, mental and social well-being. Okay. और इसमें मेंटल काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसका मतलब ये नहीं अगर आप हेल्दी हो उसका मतलब कि आपको कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं है. सो ऑल थ्री एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये हमारे काफी मिलते जुलते होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, तभी हम 100% हेल्दी कहलाएंगे. ओके. और अगर हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखने जाएं, so an individual, okay, who realizes his or her own potential, his or her own abilities, ठीक है, can cope up with the normal stress of life and can work productively and is able to make contribution to the society. मतलब क्या, अगर आई नो कि मेरे में ये एक्सपर्टीज है, मैं अच्छा डांस करती हूँ, मैं अच्छा पेंट करती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, बट अगर मुझे ये खुद रियलाइज नहीं होगा, मुझे कंटिन्यूअसली उन लोगों का कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ आप सच में अच्छा खाना बनाते हो, so that will be like I'm not mentally stable because I'm not able to understand my own abilities, my own skills. Okay. अगर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस आता है, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर डिफरेंट, बट अगर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस आता है तो उसको मैं अच्छे से कोप अप कर पाऊँ, अगर ये एबिलिटी है मुझ में तो मैं मेंटली स्टेबल हूँ. जो भी मैं प्रोडक्टिवली काम कर रही हूँ वो वर्ल्ड के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, अगर मैं ऐसा कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ, देन इट इज आई एम मेंटली स्टेबल. ठीक है. तो ये हो गया मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन. अगर अभी हम एक एक फैक्ट्स के बारे में अगर देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, तो इट इज मेंटली हेल्दी होना मतलब ये नहीं कि हमें डिप्रेशन नहीं है, हमें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, हमें ऑटिज्म नहीं है, या फिर हमें कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स नहीं है. उसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली हेल्दी हो. जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी है, या फिर आपको पता नहीं कि मेरी एक्चुअल में एबिलिटीज क्या है, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस से कैसे डील किया जाए, तो भी हम मेंटली अनहेल्दी कैटेगराइज हो सकते हैं. ओके. कमिंग टू कोई भी हेल्थ, अगर एक इंसान जो 100% हेल्दी हो, उसको ना मोटापे का इश्यू है, ना डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी, लिवर, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मेंटली वो अनस्टेबल है, मेंटली उस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मेंटली उस इंसान को अपने आप पे भरोसा नहीं है, कहीं वो अकेला नहीं जा सकता, तो अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन है, देन देयर इज, या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस आ रहा है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. रिसेंटली मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है, 60 years ओल्ड. ओके. नो वाइट हेयर, अभी तक उन्होंने कभी लाइफ में डाई नहीं करवाया है, पर एक भी नेचुरली वाइट हेयर नहीं है. ही इज वेरी फिट, नॉट ओवरवेट. ही हैज ओनली आई गेस हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी काफी कंट्रोल में है, दैट टू विद मिनिमल डोज ऑफ मेडिसिन. बाकी बीपी, डायबिटीज वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. But suddenly, since last 2-3 months, he had a very high level of stress because of the business, because of the family problems, and he got a mini heart attack. Okay, and जब भी diagnosis अब हुआ, luckily he is alive and he is doing well now. Recently उनका bypass surgery किया गया. जब भी diagnosis में देखा तो 3 arteries blockage था, 99%. Nobody can believe, even himself he cannot believe कि मुझे ये problem हो सकता है. अगर उनकी रहनी सहनी देखने जाए तो काफी सिंपल, रोज रात को डिनर में सिर्फ खिचड़ी कढ़ी खाना, या फिर वेरी वेरी सिंपल फूड, वही उनका खाना था, बट फिर भी ये प्रॉब्लम कैसे हुआ उनको भी नहीं पता. तो अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं थे, बिकॉज रिपोर्ट्स लेके मैंने उनको बता दिया था कि ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस है शायद कुछ, इसलिए आपका रिपोर्ट थोड़ा ऐसा आया है, टेक केयर, बट ही इग्नोर्ड दैट. बट आई न्यू, सिंस ही इज माई फैमिली फ्रेंड, आई न्यू उनको स्ट्रेसर जो है वो अफेक्ट कर रहा है. तो मेंटली अनहेल्दी होने के वजह से उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स आगे जाके आए. ठीक है. सो इवन इवन इफ यू आर 100% फिजिकली हेल्दी, बट अगर मेंटल स्ट्रेस है तो भी ये कनेक्शन में आता है. गोइंग अहेड, काफी सारे फैक्टर्स है जो मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें से एक है.
उसमें सब कुछ आ गया। एंड डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि हम बाहर की एनवायरमेंट की चीज हमारे शरीर में डाल रहे हैं। ठीक है, सो मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। काफी सारी स्ट्रेटेजीज है जो हम यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ। उसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, काउंसलर्स भी है, साइकाइट्रिस्ट भी है, डायटिशियंस भी है, और पूरा समाज भी है, पूरा सोसाइटी है, फैमिली है, एवरीवन। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम डाइट और न्यूट्रिशन से कैसे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रख सके, उसका मैं आपको गाइड करूँ। 2017 के स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो इंडिया में 14.3% लोग को मेंटल इश्यू था। उसमें सारे प्रकार के मेंटल इश्यूज थे जो आज तक डायग्नोस किए गए हैं। उसमें डिप्रेशन भी आ गया, एडीएचडी भी आ गया, एंग्जाइटी भी आ गया। सो दैट मीन्स इज नॉट जस्ट द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट द फैमिली बैकग्राउंड और सिर्फ जेनेटिक यही चीजें नहीं है, हमारा डाइट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है इस चीज को। और रिसेंट पास्ट में ही रिसर्च स्टडीज भी प्रूव कर रही है कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन मेंटल स्ट्रेस, द डाइट एंड हाउ वी बिहेव। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ? सबसे पहले अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मतलब हमें एक अच्छा खुराक या फिर संतुलित आहार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इफ यू आर टेकिंग दैट, our neurotransmitter activities are doing very well. तो अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? इफ यू कैन सी दिस इमेज हियर, न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के सेल को न्यूरॉन्स कहा जाता है। और न्यूरॉन्स अगर आप देख रहे हैं इस इमेज में, तो कैसे अलग अलग शेप में है न्यूरॉन्स। तो उसकी जो एक टेल है, ओके, जिसको डेंड्राइटिस बोलते हैं, दो टेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। कैन यू सी माई फिंगर्स? सपोज दिस इज न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ना ही ये जुड़ रहे हैं, बीच में एक गैप है, उसको साइनाप्स बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों के बीच में जो केमिकल ट्रांसफर हो रहा है उसको वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वो केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। उसमें काफी ऐसे मैसेजेस होते हैं उस जो आगे जाके हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर कोई कम्युनिकेशन पास ऑन करना है। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है हमारे ब्रेन सेल्स में। नॉट ओनली ब्रेन सेल, यहाँ जहां जहां हमारे बॉडी में नर्व्स है, जहां जहां हमें पेन महसूस हो सकता है, वहां वहां हर जगह पे ये न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी सही रहेगी अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो। गोइंग अहेड, बैलेंस डाइट कैन प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इट्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेंट्स। आपने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना होगा कि ऑलिव ऑयल ले लो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, या फिर विटामिन सी ले लो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों रिक्वायर है? एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायर्स है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स हो गया, या फिर स्मोक हो गया, या फिर एनीवेज कोई भी डस्ट हो गया, जो हमारे ये जो दो सेल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बिगाड़ सकता है। उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं ठीक से, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की जो एक्टिविटी इतनी पावरफुल होती है कि टॉक्सिन्स आने वाले हैं बट स्टिल वी कैन फाइट दैट। गोइंग अहेड, एकेडमिक सक्सेस, अगर बच्चों की बात की जाए, अगर हम बचपन से ही बच्चों को अच्छा डाइट, अच्छा संतुलित आहार देते हैं, तो उनका एकेडमिक सक्सेस, वो पढ़ाई में ज्यादा आगे रहते हैं, आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है। ये हमने देखा होगा ऑब्वियसली, जो मे बी सोशो इकोनॉमिकली पुअर है, जो अच्छा डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, उनका एकेडमिक सक्सेस और जो एक ऐसा बच्चा है जिसको हम एकदम सही बैलेंस डाइट दे रहे हैं, उनका एकेडमिक सक्सेस अलग लेवल का है। इनफैक्ट जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं स्कूल में, उनका बिहेवियर, उनका अटेंशन स्पैन, उनकी मेमोरी विल बी डिफरेंट देन दोज हु आर नॉट एबल टू हैव अ स्पेयर मील ऑफ अ ब्रेकफास्ट, या फिर वो फजी है इसलिए नहीं खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया है, जो हंग्री चाइल्ड है, अगर खाली पेट कोई बच्चा स्कूल में जाता है, हिल बी मोर फसी, ज्यादा फाइट करेगा, उसकी अटेंशन स्पैन इतनी नहीं होगी, मेमोरी इतनी तेज नहीं होगी, वो बाकी बच्चों से फाइट करेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बट उन्हीं बच्चों को, रिसर्च में ये पाया गया है कि उन्हीं बच्चों को अगर हमने एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खा के स्कूल में भेजा, तो उनके ये सारे बिहेवियर धीरे धीरे रिवर्स होने लगे। दैट मीन देयर इज अ रोल ऑफ डाइट विथ दी हाउ यू बिहेव एंड एक्ट। गोइंग अहेड, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स? हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स को खाना चाहिए सो दैट हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहे? सबसे इम्पोर्टेंट है फैट।
ओके फैट को आजकल हर जगह पे एनिमी कहा गया है कि फैट इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज मेकिंग योर हार्ट वीक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली आवर ब्रेन हैज टू पार्ट्स। ओके, एक तो वाटर वेट होता है और एक है ड्राई वेट। हमारा जो ब्रेन है वो 80% पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और बाकी का जो 20% है उसमें से भी 60% इज मेड अप ऑफ फैट। So you can now imagine how important the fat is for our brain health. Okay, going ahead, a diet high in essential fatty acids. Now, what are essential fatty acids? हम जो ऑयल, घी, बटर या फिर नट्स ये सब चीज खाते हैं उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। आपने अगर कोई भी पैकेट के पीछे पढ़ा होगा, अंदर प्यूफा है, म्यूफा है, एसएफए है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड होते हैं। में कोई हार्मफुल है, कोई लिमिट में अच्छे हैं, कोई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो और एसेंशियल फैटी एसिड मतलब हमारी बॉडी उसको बिल्कुल नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल मतलब अगर हमने कुछ एक प्रीकर्सर दिया, अगर हमने कुछ एक स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया, देन आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर फैटी एसिड आउट ऑफ दैट। बट essential ones are those we really need for our brain health. We cannot produce it whatsoever. तो अभी ये एसेंशियल फैटी एसिड का अगर हमारे डाइट में मात्रा हाई रहती है, और सैचुरेटेड फैट आपने सुना रहेगा कि बटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मार्जरीन नहीं खाना चाहिए, या फिर डालडा नहीं खाना चाहिए। क्यों? इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, विच इज हार्मफुल फॉर द ब्रेन। ओके, इट इज कुछ अच्छा तो कर नहीं रहा है, उल्टा वो हार्म कर रहा है हमारे बॉडी को। ओके, सो द डाइट लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, उस उसमें ऐसा देखा गया है कि जो प्रोग्रेशन ऑफ मेमोरी लॉस, अगर हमने लाइफ में कभी कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं खाया है या फिर ट्रांस फैट नहीं खाया है, तो हमारी जो मेमोरी लॉस है वो काफी स्लो हो गया एज कम्पेयर टू दोस्त हु आर रेगुलरली ईटिंग ट्रांस फैट्स। ओके, और आगे जाके अभी हमारी जो डाइट है वो वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो रही है। हम हमारा ट्रेडिशनल फूड भूल के पिज्जा, बर्गर, बिस्किट्स, चिप्स, इन सब पे जा रहे हैं। तो ये सब हाई टेम्परेचर पे फ्राई किया हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट इसमें होता है, क्योंकि सारे बेकरी प्रोडक्ट में वो कितना भी हेल्दी क्यों ना, कितनी भी डाइजेस्टिव बिस्किट क्यों ना हो, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा होती है, उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती। तो आगे जाके एक आध दो पैकेट खाया कभी कभार कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर हमारा रेगुलर बेसिस में ये सारे पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, पाम ऑयल, ये सब में भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इफ वी कीप टेकिंग सच वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट which is lacking in omega-3 fatty acid, which is very very important for our brain health, and it is high in omega-6 fatty acid. ओके, सो ये जब भी रेशियो बिगड़ जाता है हमारा, तभी भी ब्रेन हेल्थ या फिर बॉडी में बहुत सारे दूसरे ऑर्गन को भी नुकसान होता है। गोइंग अहेड, मेंटल वेलबींग एसोसिएटेड विद गुड फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक। ऑब्वियसली सालों से हमें पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पर क्यों खाने चाहिए ये हमें नहीं पता था। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर बॉडी ऑर्गन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ भी इससे ज्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट की मैं प्रीवियस स्लाइड में बात कर रही थी, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फ्रेश फ्रूट्स में, फ्रेश वेजिटेबल्स में। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे डाइट में एटलीस्ट दो तरीके के, डेली बेसिस पे दो वैरायटी के फ्रूट हो और 3 से 4 वैरायटी के वेजिटेबल्स। ओके, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, जो हम डाइट खाते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता, इट गेट्स डाइजेस्टेड इन स्टमक, इंटेस्टाइन। फिर जो हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो जाके ब्रेन में पहुंचता है, बट जब वो सेल में एंटर करना है, इट इज नॉट द सेम वे हाउ इट इज डाइजेस्ट। उसका भी फॉर्म चेंज करके बाद में वो ब्रेन के लिए यूज में आता है। तो दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पिंग दोज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन, फैट, कार्ब जो भी है, उनको अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो वी हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फैट, विच इज हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट। ज्यादा भी फैट नहीं होना चाहिए, बट जो हेल्दी अमाउंट है आगे कितना में होगा मैं बताऊंगी आपको। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका इंटेक होना कंपलसरी है। ये स्लाइड पे मैंने एक लिस्ट दी है, आप देख सकते हो कि विटामिन B1, B3, B5 क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस हमारे बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हुई, देन वी हैव पुअर कंसंट्रेशन, वी हैव पुअर अटेंशन स्पैन। मतलब
कोई पेरेंट्स इससे परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा था पढ़ाई में, सडनली क्यों उसका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, सडनली क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, पॉसिबली बिकॉज ऑफ सम इंजरी और सम स्ट्रेस और समथिंग का B1 B3 वगैरह कम हो गया हो। B3 इज कम्पेयर्ड डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, B5 की डेफिशिएंसी की वजह से पुअर मेमोरी एंड स्ट्रेस हो सकता है, B6 की वजह से इरिटेबिलिटी। वी वी नेवर नो कि हम क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं सडनली। ओके, इफ इट इज गर्ल्स एंड वी कैन कोरिलेट कि हाँ शायद PMS होगा इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मेनोपॉजल होगा इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट इवन हमेशा ये प्रॉब्लम भी नहीं होता, इट समटाइम्स deficiency of such minute micronutrients which are required in very minimal quantity, but हमारी डाइट उसको भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ यू वांट आई विल जस्ट शेयर द PPT आल्सो विथ यू। ओके, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो uh, अगर डेफिशिएंट होते हैं, एनीवेज दे रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट, बट फिर भी वो मिनिमल अमाउंट भी हमारी डाइट नहीं प्रोवाइड कर पाती, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो भी सकते हैं। और इनफैक्ट काफी रिसर्च स्टडीज में पाया भी गया है कि इफ द पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन और ADHD और ऑटिज्म आर सप्लीमेंटेड विद दीज काइंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनकी जो ट्रीटमेंट है काफी फास्ट हुई है, और वो आफ्टर आफ्टर स्पैन ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स वो काफी नॉर्मल बिहेव करने लगे। तो ऑफकोर्स देयर इज अ रोल, ऑफकोर्स अलॉन्ग विद द थेरेपी एंड द ड्रग्स, ये भी काम करता है। गोइंग अहेड, डाइट में क्या लेना ये हमें पता है, बट क्या अवॉइड करना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे बहुत सारे फूड है हमारे लाइफस्टाइल में जिसके वजह से दो इफेक्ट होती है हमारे ब्रेन पे। एक इफेक्ट ये है कि वो सडनली हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का एक रिलीज करता है, एक रश रिलीज करता है, मतलब हमें चाहिए शायद फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम, और बिकॉज ऑफ दैट फूड मे बी सडनली 50 ग्राम्स रिलीज हो गया, तो द ब्रेन डजंट नो कि बाकी का 49 ग्राम्स कहाँ डालना है। ओके, तो ऑफकोर्स, तो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगी कि इतना क्या बोल सकता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने को हमें इतना फूड चाहिए था, बट मे बी हमने इतना फूड दे दिया। ओके, सो व्हेन द ओरिजिनल एबिलिटी वाज कि हाँ वो इतना फूड आएगा तो इट कैन ओपन दिस मच, बट बिकॉज ऑफ द रश ऑफ दैट फूड इट गॉट ओपन दिस मच। ठीक है, अभी हमारी ब्रेन की अगली एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है, बट वी देन बिकम अडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ फूड, बिकॉज विदाउट दैट पर्टिकुलर फूड हमारी जो ब्रेन की एबिलिटी थी वो इतना भी ओपन कर सके, उसके जगह पे सिर्फ अभी इतना हो जाएगा, फिर धीरे 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 कम हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी बिकम अडिक्टेड टू सच सब्सटेंसेस। इसमें स्मोकिंग आ गया, अल्कोहल आ गया, शुगर आ गया। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कैन यू सी दिस, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, कितने आई जस्ट वांट एनी वन ऑफ यू टू ओपन द माइक एंड टेल मी किसका दिन चाय के बिना शुरू नहीं हो सकता, या फिर दिन में 2 कप तो चाय चाहिए ही चाहिए। कम ऑन, स्पीक अप। हाउ मेनी ऑफ यू वांट, चाय तो चाहिए, अभी इसके बिना चाय के मेरा दिमाग नहीं चल सकता, और आई वांट अ कप ऑफ कॉफी, या फिर यू हैव दैट सडन क्रेविंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट खाना पड़ेगा वरना इसके आगे मेरा ब्रेन नहीं चल सकता। Guys, please respond. A very common question. किसी को भी नहीं है चाय की क्रेविंग? अरे वाह, इतना हेल्दी ग्रुप है। Is any one of us voluntarily speaking, or I will speak the name? Please. I need tea every day. Amish Sangviya. Okay, so you need tea. Okay, Yeah. okay. Anyone else? Ma'am, I have sugar cravings often, daily. Good, good. I'm coming to sugar. Just pay attention. Okay, thank you so much for responding. Let's get back. क्योंकि चाय, कॉफी एंड दिस chocolates or any drink or any food that contains caffeine that has a effect on our brain, that there is a sudden rush of neurotransmitters. Okay, and without which it ऐसा नहीं है कि इसकी जो क्रेविंग है या फिर इसकी जो आदत है वो छूट नहीं सकती. There is a way we can come out of this, but it will be a gradual process. सेकेंड काइंड ऑफ फूड ऐसे हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ब्रेन में
एक न्यूट्रिएंट की जरूरत है, बट उधर तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? So these kind of food doesn't allow that conversion from unuseful form to the useful form of the nutrients. Okay, for example, just a second. Yeah, for example, palm oil or saturated fats. अभी मैंने आपको बताया. So we have to make sure what kind of fat quality also we are eating. I know fat is important for brain, but what kind, that is also very much required. Going ahead, a bigger enemy for each and every disease, including the mental diseases and disorder, is sugar. Okay, so why sugar? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैंने डायरेक्टली रिसर्च पेपर से उठाया हुआ है. सुक्रोज कंजम्पशन, दैट इज शुगर कंजम्पशन, एक्टिवेट द मीजोकॉर्टिको लिम्बिक सिस्टम इन द ब्रेन. मतलब जो सिस्टम से हमें एक रश मिलता है, वो एक कोई भी सब्सटेंस खाने से, दैट सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन सच अ मैनर कि वो ये सिनोनिमस करता है विद अ सब्सटेंस अब्यूज. ओके, इवन इफ शुगर इज नॉट अ ड्रग और एनी सिगरेट और अल्कोहल, बट उसका जो सिस्टम एक्टिवेट होता है इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनी सब्सटेंस अब्यूज. So we have to understand that along with smoking, alcohol, जितने वो harmful है हमारे बॉडी के लिए, उतना शुगर भी harmful है. Okay, obviously 5 ग्राम 10 ग्राम शुगर खाया डेली का, इट्स ओके. बट ये जो क्रेविंग होते तभी वी डोंट हैव एनी लिमिट. जो भी सामने मीठा दिख रहा है, वी जस्ट कीप ऑन ईटिंग दैट. सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाए. उसका हमें रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. व्हाई आर यू क्रेविंग सच फूड्स? So there is a overwhelming evidence to support the hypothesis that sucrose consumption result in pathophysiological consequence such as न्यूरोनल चेंजेस. जो ये न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन के सेल्स है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करता है ये शुगर कंजम्पशन. इमोशनल जो प्रोसेसिंग होता है उसमें चेंज करता है और हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है. कभी आपने देखा रहेगा, कभी आपने हेवी ब्रेकफास्ट किया है, that day you are either very active or agitated throughout the day. मतलब आज मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा. Suddenly you have that you should go and out on outing somewhere. और sometimes इतना heavy meal खाने के बाद भी, especially जो sugar से loaded हो, you feel very sleepy. So sugar can modify these behaviors. Okay, so सबसे बड़ा enemy है. शुगर नहीं खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में, बट वी ऑल आर addicted to sugar. Even हमारी चाय कॉफी होती है, उसमें भी शुगर होता है. Okay, so हम अभी many of you must be having a question कि शुगर तो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन में काफी फेमस है, हमारे सारे प्रसाद भी मीठे होते हैं. So you have to understand prasad is supposed to be eaten in this much proportion only. But हम जो आजकल शुगर खा रहे हैं, that is like unlimited. Okay, so now going ahead, what foods you should include in the diet? Okay, complex carbohydrates. So of course glucose is the main fuel for the brain, तो हम carbs को avoid नहीं कर सकते. But there are two types of carbs, simple carbs and complex carbs. Simple carbs मतलब जो भी चीज मैदा से बनी हुई है या फिर easily मतलब 10 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा अगर हमारे बॉडी में, जैसे कि फ्रूट जूस है, ठीक है, कोई भी मैदे की चीज हो गई, ब्रेड, बिस्किट, खारी, टोस्ट, या फिर एनीथिंग विच इज वेरी सिंपल एंड इजीली डाइजेस्टेबल. इवन ग्लूकॉन डी जो प्योर ग्लूकोज से बना हुआ है, ये सारी चीज हमारी बॉडी के लिए एवरी टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होती. ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग लो शुगर तभी ग्लूकॉन डी शायद लेना पड़ेगा, तभी शुगर लेना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, बट major part of your diet should have complex carbs because of course carbs हमारे main energy contributors है. हमारी body की पूरी process carbs के basis पर ही चलती है, because अगर किसी सेल को ग्लूकोज नहीं मिला, the body that part will stop functioning. Okay, तो complex carb किसमें होते हैं? जैसे कि whole wheat grains, अभी आपने B1 B3 के sources देखे होंगे. whole wheat grains, आटा जो होता है, जो whole wheat आटा होता है, that is okay. राइस में भी इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, ठीक है, अगर हमने कोई प्रोसेस्ड राइस खाया है, आफ्टर दैट यू विल फील हंग्री विद इन लाइक 2 hours. बट अगर आपने बासमती है या फिर उकड़ा चावल है या फिर ब्राउन राइस, रेड राइस, ये खाया, दैट टाइम यू फील मच मोर फुलर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो दैट इज बाय, बिकॉज प्रोसेस्ड राइस में जो भी सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो निकाल देते हैं,
and only starch बचता है. But whereas here in red rice or brown rice, we also have fiber layer around the rice grain, or you have whole moong, whole chana, chole, rajma, ये सब complex carbs है. But if you go, उनके जो मूंग के भी 3 टाइप्स होते हैं. होल मूंग, मूंग दाल जो होती है वो छिलके वाली भी होती है और एक बिना छिलके वाली. तो यू जस्ट तीनों आप खाने के बाद आप अपने आप में ऑब्जर्व करिए, जो पीली दाल है मूंग की, वो खाने के बाद आपको ज्यादा भूख लगेगी इंस्टेड ऑफ हैविंग होल मूंग और मे बी द सेकेंड वेरिएंट ऑफ मूंग दाल विद द छिलका. ओके, तो ये जो फाइबर का लेयर है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द सटाइटी लेवल एंड वो कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स बनाता है. Going ahead, essential fatty acids which are very very important for your brain. ये स्पेशली इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ में, क्योंकि हमारे ईच एंड एवरी न्यूरोनल सेल जो है, हमारा ईच एंड एवरी ब्रेन सेल जो है, उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो फैट से बना होता है. एंड उसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम भी ये करता है, प्लस ऑफकोर्स दूसरे विटामिन ई जैसे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इन्वॉल्व. Essential fatty acid omega 3. If someone is non-vegetarian, fish and all we can eat. अगर आप vegetarian हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. अलसी, flaxseed, walnuts, pumpkin seeds या फिर any kind of seed are rich in these kinds of omega 3 fatty acid. फिर भी नहीं अवेलेबल होता, you can always go for supplements. Food source are much better, but अगर हम अपना requirement meet up नहीं कर पाते, you can always go for supplements, not a problem. Of course, you have to ask the doctor before taking any supplements over the counter, but still, supplements भी available है veg non-veg दोनों में, and plus food source भी available है. So we have to make sure how many of us are eating walnuts on a regular basis, how many of us are eating flaxseed on a regular basis, pumpkin seed on a regular basis. कोई नहीं खाता है. Okay, इनफैक्ट चिया सीड्स भी आजकल ट्रेंड कर रहा है. क्यों? बिकॉज उसमें हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड है. बट हार्डली कोई जो हेल्थ कॉन्शियस रहेगा उसके अलावा कोई भी ये सारी चीज डेली बेसिस पे नहीं खाता है. सो वी हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज चेंजेस फ्रॉम नाउ. अमीनो एसिड, व्हाट आर अमीनो एसिड? प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है उसका स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अमीनो एसिड. एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ? ऑफकोर्स हमारी पूरी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो प्रोटीन से नहीं बना है, इंक्लूडिंग द ब्रेन. सो ब्रेन डज हैव सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू गिव अस स्ट्रक्चर एंड ऑल. बट उसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? ये प्रोटीन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन अमीनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफैन. अभी हम ट्रिप्टोफैन किस किस चीज में ऐसा ढूंढने नहीं जा सकते. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग इन इनफ प्रोटीन इन योर डाइट सो दैट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सब मीटअप हो जाए. ओके, going ahead, all these vitamins, minerals I have already discussed in that previous slide. So B1, B3, B5, B6 and B12. B12 is one vitamin which is only present in the non-veg sources. But अगर हम फिर भी वेजिटेरियन सोर्स में जो डेयरी के प्रोडक्ट्स है, दही हो गया, दूध हो गया या फिर कोई भी फर्मेंटेड चीज है, उसमें थोड़ा बहुत B12 का प्रोडक्शन हो सकता है. So all those things we have to incorporate in the diet regular basis पे, या फिर नहीं होता है तो go for supplements, not a problem. मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, ये सब चीज नट्स में abundantly अवेलेबल है. आप बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सब चीज थोड़े मिनिमल अमाउंट में प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर रेगुलर बेसिस पे खाते हो, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल एज द ब्रेन हेल्थ. सो ये एक लिस्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे बॉडी में. और अगर इन केस इफ दीज आर नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली इन प्रॉपर अमाउंट, देन क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में? एंड ऑफकोर्स देखिए आप, इफ यू जस्ट मार्क हियर, फूड्स टू अवॉइड में क्या क्या है. शुगर हमें अवॉइड करना चाहिए. डीप फ्राइड फूड, स्पेशली जो आउटसाइड फ्राइड है, जो वी डोंट नो which quality of oil they are using, how many times वही एक ही तेल में वो लोग बार बार समोसे को तल रहे हैं, वड़े को तल रहे हैं. we don't know. even the packaged products, of course standards वगैरह मेंटेन रखते हैं, but you never know आगे अंदर किस टाइप का ऑयल उन्होंने यूज किया है. and if you just read, have a habit of reading the ingredient which is mentioned in the packaged product. हर एक चीज में पाम ऑयल होता ही होता है, and palm oil is not so great for our health. ओके, गोइंग अहेड, जंक फूड है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स है. रिफाइंड में मतलब मैदा बेस्ड जो भी है या फिर काफी बार उसको प्रोसेस किया गया है, वो रिफाइंड प्रोडक्ट होता है.
सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए. इन केस यू हैव दिस लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म कि आज मुझे पता है 100 of tasks are remaining in the to-do list, but still you don't feel like doing anything. So maybe sometimes you say चलो चाय पी लेते हैं, चाय के बाद शुरू करते हैं. उल्टा आपको उस टाइम पे चाय Kinjal, का I am sorry Yeah. for interrupting. We'll end the part 1 in 2-3 minutes, okay, and okay, you can show the same slide on part 2. okay. Every one of us join on the same link for part 2. Akanksha, are we left with time? Please Ma'am, guide. only 5 minutes left. Okay, no problem. Okay. Kinjal, you can continue for 2-3 minutes and we'll end. Okay, fine. Yeah. Okay. So these things we need to avoid. So sugar is the top in almost 2 of the neurotransmitter list. तो अगर इन किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी है या फिर वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सब सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, जैसे कि मेमोरी लॉस होना या फिर कंफ्यूजन बढ़ जाना या फिर जो भी है चीजों को भूल जाना, डिसओरिएंट हो जाना, ओके, मूड लो होना. All these things are related to the deficiency of neurotransmitter, and in such cases of course you have to go for medicine. उसके साथ साथ कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, that also have to be kept in mind. Okay. So just I'm just concluding, not concluding, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो एक जिस्ट में बताती हूँ. बैलेंस डाइट फॉर मेंटल हेल्थ में क्या है? ईट एटलीस्ट 5 portions of fruits and vegetables every day. Okay. Then base your meals on the starchy carbohydrate, मतलब जो whole grain राइस है या फिर चपाती भाकरी है, whole grain चूज करना जरूरी है. Going ahead, some dairy product होना जरूरी है. Okay, and then choose low fat dairy product and low sugar dairy product. Eat some kind of beans and pulses क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है. चूज अनसैचुरेटेड ऑयल्स. ओके, एंड पैकेट पे हमेशा देखना चाहिए जिसमें म्यूफा एंड प्यूफा कंटेंट ज्यादा हो वही ऑयल लेना चाहिए. लास्ट, ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water because I told you 80% of your brain is water. Okay, so dehydration अगर होता है आपको, then also you feel low mood or disoriented, you feel confused. So always make sure कि आप 8 ग्लास इतना पानी पी रहे हो, और make sure ये हाई फैट जूसेस या फिर शुगरी जूसेस ना हो. इट हैज टू बी नॉर्मल प्लेन वाटर. तो आई हैव जस्ट समराइज्ड व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट इन दिस वन स्लाइड. तो हमें ये सब चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए so that we don't miss out on any nutrient, we don't miss out on any important foods which are required for mental health. Okay, going ahead, there are certain comorbidities which are linked to mental health. Comorbs मतलब ऐसी बीमारियां जिससे आगे चल के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा. ओके, इफ स्टडीज हैव शोन दैट इफ one person is obese, बहुत हाई चांसेस है कि उसको आगे जाके डिप्रेशन होगा. और इन केस इफ द पर्सन इज डिप्रेस्ड, हाई चांसेस आर देयर दैट he or she may become obese in future. Okay, so these two things are correlated. So we have to make sure that we are keeping our body, your physical health very very up to the mark, very healthy. We don't have any kind of health problem. अगर है भी तो उसको हम अच्छे से मैनेज कर सके. For example, PCOS and stress are very well linked. Okay, अगर बचपन में या फिर एनी टाइम ड्यूरिंग द अडल्टहुड लाइफ अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, अ लेडी कैन डेवलप PCOS, एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल इम्बैलेंस हमें काफी फूड क्रेविंग होती है. ओके, सो wrong diet and a stressful environment can cause PCOS, and maybe अगर जेनेटिक है PCOS तो इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें कि उसके वजह से भी we can get all these food cravings and stress. Okay, so all these diseases are interconnected. So काफी सारे हैं, मैंने 2-3 ही important उठाए हुए हैं. So alcoholism, people may feel, those who are heavy drinkers, कि हाँ we will drink and we forget everything and we एक दिन अच्छे से चला जाएगा. But actually जो alcohol है वो उल्टा increases the depressant effect. Okay, so it is a depressant. It is not that you are getting healed or anything because of that.
So alcohol is a depressant and can lead to rapid deterioration of the mood. Okay, of course वो sleep में भी disturbance करेगा, sleep pattern को भी change करेगा, डिप्रेशन तो है ही, क्रिएट करेगा वो, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी वो डिप्रेस करता है, सो दैट जो फीलिंग वगैरह है वो काफी कम एक्सटेंट पे हमें महसूस होती है, बट दोस फीलिंग्स आर देयर एंड वंस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल गोज वो हमें और डबल इफेक्टिव दिखेगा. एंड ऑफकोर्स जो अल्कोहल जब भी हम लेते हैं बॉडी में, the liver has to work very very hard to detoxify that, because अगर हमारी बॉडी में liver नहीं होता then alcohol is as good as a toxin. Okay, so liver takes a lot of effort to detoxify that alcohol, और उस चक्कर में हमारे बॉडी के काफी न्यूट्रिएंट्स भी लॉस होते हैं, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आगे जाके ब्रेन को इफेक्ट करती है. ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल बढ़ा देते हैं बिकॉज इन ऐसे भी अल्कोहल इज अ टॉक्सिन. ओके, सो वो टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ा देती है, ऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ा देती है बॉडी में. गोइंग अहेड, डाइट की वजह से भी काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. तो स्टडीज में देखा गया है कि जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनके डाइट में ओमेगा 3, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन B1, B2, C, ये सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट की कमी देखी गई है. Going ahead, schizophrenia. Studies have found that people with schizophrenia have lower level of PUFA, that is polyunsaturated fatty acid, in their bodies than general population. So maybe उनका जो oil quality है that must not be good. Antioxidant जो enzymes होते हैं वो उसकी production भी कम होती है brain में because of that deficiency in the diet, okay, or in the body. तो इससे भी आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम हो सकता है. डिमेंशिया, हायर वेरी वेल कनेक्शन बिटवीन द विटामिन सी, विटामिन ई एंड डिमेंशिया, क्योंकि देखा जाए तो सी एंड ई बोथ आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन. तो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो जो भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है, ये सब हमें शुरू हो जाता है, ये भी काफी वेरी यंग एज में. ओके, now coming to almost the last part of this, and then we can take any questions if we have. Gut brain connection. हमारा जो brain है और हमारा जो stomach है is connected, it is very well connected. how many of you feel headaches जब भी आपको acidity होती है? Come on. Yes, sometimes I feel headache. Yeah. Yes. या फिर हेडेक है उसके वजह से पेट में गड़बड़ होना, हेडेक है, स्ट्रेस है उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होना. People, if you have seen during the 10th boards, 12th board exam, students have either constipation or they have diarrhea. Why? During the exam time only, because our gut and brain are very well connected. Okay, and अगर brain में कोई problem है तो आगे जाके gut में problem होती है. And if there is problem in your gut, that is your intestine, that is your stomach and entire digestive system, you have issues in your brain. Okay, so there is a vagus nerve. Okay, एक nerve होती है जो इन दोनों को connect करती है, and whatever is going wrong in your gut, that is all transferred, that is all transmitted to your brain. Okay, so any issues in either of the place will cause issues with the other place. Okay, so the gut brain axis कहा जाता है ये जो nerve है उसको. ये बाई डायरेक्शनल है, जैसे भी मैंने बताया, दोनों में अगर प्रॉब्लम हुआ तो इट कैन अफेक्ट द अदर. इन दोनों का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है दैट इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर्स, इट हैज टू अकर अफेक्ट द अदर वन. कभी कभी अगर माइनर लेवल पे है देन इट मे नॉट अफेक्ट, बट देयर हैज टू बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू. तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है वर्ड एंटेरिक. एंटेरिक नर्वस सिस्टम आर कनेक्टेड बाय द नर्व कॉल्ड वेगस नर्व. कैन यू सी दिस इमेज? काफी बहुत ही पिक्टोरियल डिपिक्शन इसका अच्छे से किया गया है फॉर इवन जनरल पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड दिस. So it links the emotional and cognitive centers in the brain with the intestinal function. ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमें लगेगा कि इफ इट इज वर्किंग फॉर ब्रेन और इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन एक्टिविटी, तो शायद वो ब्रेन में प्रोड्यूस होता होगा. बट टू योर सरप्राइज, 90% ऑफ द सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस इन योर गट एंड देन वो फिर ब्रेन में जाके सर्कुलेट होता है. तो अगर आपका गट अपसेट है, if you have any kind of gut problem, that is, it can be constipation, diarrhea, IBS, IBD,
अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, या फिर सिंपल आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है. लोग काफी इग्नोर करते हैं कि हाँ कॉन्स्टिपेशन ही है, वी ईट ऑल दोस चूरन और त्रिफला खा लेते हैं. बट दिस यू हैव टू एड्रेस. आपका रूट कॉज ही कॉन्स्टिपेशन है, जो आगे जाके काफी टॉक्सिन्स को बॉडी में जमा रखता है. इट इज नॉट लेटिंग द स्टूल आउट ऑफ योर बॉडी विच इज full of materials which is not required. Okay, so that gets fermented in your body. ठीक है, and वो fermentation की वजह से बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है that is toxic to each and every part of your body including your brain. स्पेशली जब भी हम ये फर्मेंट होके जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, दोज आर वेरी वेरी हार्मफुल. टू योर सरप्राइज, हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी सेल्स है, वी आर मोर ऑफ बैक्टीरिया देन वी आर अ ह्यूमन बीइंग. ओके, हमारी बॉडी के 90% सेल्स ऑलमोस्ट आर बैक्टीरियल सेल्स. ओनली 10% ऑफ सेल्स आर आवर ओन. सो यू अंडरस्टैंड कितने सारे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज वी हैव इन आवर बॉडी. Okay, and we have, some of them are good, some of them are very friendly with us, and some of them are not. So a balanced diet will help you keep this ratio in such a way that bad bacteria are not overpowering the good ones, and it is not creating any problem. But diet in today's lifestyle of having so many processed food, so many burgers and pizzas and all kind of spicy and over with processed and preservative kind of food, we are promoting the bad bacteria in our body. Okay, and that is not allowing the good bacteria to work in our benefit. So probiotic ऐसे food है जिसमें already good bacteria होते हैं. For example, curd is a basic probiotic all Indians should consume, because जो lactobacilli उसमें बैक्टीरिया होता है. I'm not going to go in the deeper science, but there are good bacteria which upon eating वो हमारे बॉडी में लाइव रहते हैं. Of course, those are so powerful that even the stomach acid cannot kill them. Okay, so they do very good in your intestine. They fight these bad bacteria. So we have to make sure that we are constantly provide these kind of probiotic. Okay, probiotic bacteria in our body. They provide neuroprotective activity. Can you see this line? Neuroprotective role है उन probiotics का, which will prevent the stress induced जो साइनाप्स मैंने आपको पहले इमेज में बताया था, जो दो कनेक्शन होते हैं उसके बीच में जो साइनाप्टिक कनेक्शन अगर बिगड़ने वाला है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस हॉर्मोन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन इट कम्स टू योर गट ब्रेन कनेक्शन. अगर स्ट्रेस हॉर्मोन्स फॉर एनी रीजन अगर ज्यादा है, बट अगर हमारे प्रोबायोटिक एक्टिविटीज आर गुड इन आवर बॉडी, दिस विल मेक श्योर कि ये जो कनेक्शन है, ये जो कम्युनिकेशन है दो साइनाप्स के बीच का, वो खराब ना हो. So probiotic bacteria will help in that. Okay, going ahead, even the prebiotic, जो probiotic bacteria, of course they are also living things, so उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए. So these little guys of probiotic are dependent on prebiotic as their food. So prebiotic किससे मिलता है हमें? It is from fiber, जो whole fruits हम खाते हैं, होल वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, होल ग्रेन सीरियल पल्सेस जो खाते हैं, उसके फाइबर में जो एक न्यूट्रिएंट है वो उनको खाना प्रोवाइड करता है. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट ईटिंग द रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि उन सब चीजों में से फाइबर का लेयर निकल जाता है. सो इट इज नॉट एक्टिंग एज अ प्रीबायोटिक फूड फॉर दिस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया. ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि हम कॉन्स्टेंटली दोनों को हमारे बॉडी में सप्लाई करें, सो दैट बिकॉज दीज आर माई टाइनी लिटिल बैक्टीरियाज, वो काफी बार डेड होते हैं काफी बार, एंड उसी में से काफी रिप्रोड्यूस भी करते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट उनका जो प्रो हेल्दी एंड गट फ्रेंडली प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज है उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा हो एंड बैड बैक्टीरिया का कम हो. ऑफकोर्स वी कैन नॉट किल द एंटायर बैड बैक्टीरिया, क्योंकि एंटीबायोटिक खाएंगे तो दोनों बैक्टीरिया पे असर होगा. इट विल किल बोथ द बैक्टीरिया. एंड why this is very important for the gut brain connection, even the entire body health, because आपका जितना भी वजन है बॉडी का, suppose you are 65 kg, out of that at least 2 to 2.5 kg of your body weight is contributed by these kind of bacteria in your body.
So you can now understand how important these little creatures are for your good health. Okay. Going ahead, so I'm just concluding the entire PPT. Eating regularly, because अगर हमने खाना stop किया या फिर if we have a big gap between the two meals, what will happen? हमारा जो important nutrients है वो brain को constantly supply नहीं होगा. We will drop the sugar levels, which will make us tired and sometimes irritated. So regular basis पे खाना भी जरूरी है, but we have to make sure कि हम healthy खाना खा रहे हैं. Stay hydrated, as I told you. Dehydration will lead to disorientation. Going ahead, eating right, balanced fat. तो try and include कच्ची घानी का तेल या फिर virgin oil और extra virgin oils जिसमें nutrients जो processed कम है. These oils are less processed, so they have the vitamin E या फिर जो protective layer होता है वो seed के खुद के nutrients को बचाने के लिए we get all the benefit of all these things. Okay, so try and have all whole kind of oils. Maybe कच्ची घानी is the best. जो आजकल इंग्लिश में उसको cold pressed oils कहा जाता है या फिर wood pressed oils कहा जाता है. So we have to make sure omega 3, omega 6 का balance भी बनाना important है. If you are a vegetarian, please include flaxseed, pumpkin seeds, and walnuts in your regular diet. And if you are non-vegetarian, of course, you can have fatty fishes. Nuts, seeds, सब खाना चाहिए. Milk and milk products भी लेना चाहिए because it has good amount of protein. Okay, but try and make sure कि हम skimmed milk के products खाएं या फिर low fat milk के products खाएं because milk also has 70% of saturated fat. So कभी कभार ठीक है, but regular basis पे हम अगर milk fat इस्तेमाल कर रहे हैं, then it is also not good. Packaged food को completely avoid करना है, if possible. कभी कभार खाना पड़ता है, it's okay. Include whole grains, fruits and vegetables for two purpose. Fiber मिलेगा, fiber is prebiotic and also vitamins, minerals and other antioxidant nutrients भी मिलेंगे इन सब चीजों से. And going ahead, include protein in every meal because as I told you, protein से amino acid मिलता है. Amino acid are productive, precursors of these neurotransmitters. So we require small rushes of these neurotransmitters in our body instead of having a cup of chai or coffee to that get that rush. Okay, gut health को बहुत importance देना है. Try and include at least curd, yogurt or any fermented food products. Even achar for some time is okay. थोड़ा quantity में अचार खाया क्योंकि वो भी fermented होता है. So those kind of food you have to include in your diet. And coffee या फिर ऐसे कोई भी addictive चीजें हैं जिसके ऊपर आपका brain depend करता है कि इसके बिना मैं काम नहीं करूंगा अच्छे से. Those foods you have to keep a distance. कभी कभार चाय कॉफी पिया, that's okay, but regular basis पे उसके बिना नहीं चलता है. Then you have to slowly you have to cut down the habit. Okay, so in short, what we eat and drink affects how we think, how we feel, and in every way of our life, regardless our age, gender, and family background. So we have to make sure that we are eating and drinking very good, nutritious kind of foods, so that our gut health and the entire body get and all the nutrients which is required for the brain health. Okay, so as I told, if any one of you want to get in touch with me, ये मेरा number है, screenshot you can take. Otherwise, I'm sharing the PPT so that you will get it on email. या फिर drive पे भी मिल जाएगा आपको. And Optima Remedy is my venture. So you please support us on all the social medias. You can subscribe to our YouTube channel as well. जहाँ पे हम काफी health related content को share करते हैं. Thank you so much. Someone has asked on the chat box, coconut oil is a saturated fat, healthy option or no? Okay, good, very good question, very intelligent question. Coconut oil is healthy, but of course anything in excess is not good. Okay, so you have to make sure कि अगर आप सब कुछ coconut oil में बनाओगे, सब्जी भी, दाल भी, even for frying of you are using, then it is not good. And for oils, I'll say keep changing your oils very frequent. It is good for your heart health and good for your mental health as well, because you have to get all kinds of fatty acids which is present in even groundnut also, rice bran also, coconut also, even सरसों का तेल. ये सबको different amount में, maybe you can try 2 months में सब oils change करते रहो. You get all kinds of
coconut oil saturated fat hai, but it is not as harmful as other saturated fats, because if you just see, most of the Indian people belongs to South, and South Indians usually consume coconut oil. Okay, so aisa nahi hai, but obviously anything healthy in excess also is not healthy. That is the bottom line. Why do people have cravings of sugar, especially mental health patients or students before exam? Because stress hormones इतने body में बढ़ जाते हैं that it is not allowing the neurotransmitters to work well, and उसके लिए हमें वो एक kick चाहिए, वो एक rush चाहिए, and for that either you will crave for sugar, or you will crave for some crispy things, or you will crave for some maybe any tea, coffee. If the student has been introduced to tea, coffee पहले से, maybe especially these 12th standard and 10th standard students, Red Bull बहुत ज़्यादा in है for those people. So even Red Bull has caffeine and sugar. Okay, so that gives the rush to the brain. So that is why these people are addicted and maybe craving the sugar part there. Of course, and sugar brain ka main food hai, so glucose is the main food, which is easily supplied that time. So that is why they crave sugar. Anything else? Anyone? Any more questions? It's promoted for mental health. Please share. Yeah, of course. Very, very good question. Keto diet is specially, prescribed for those who have epilepsy. जिसको fit आती है, जिसको epilepsy का problem है, because their system is in such a way that their brain can process only ketone bodies. They cannot process glucose in a higher extent. Okay, so though the glucose is main source of fuel or energy for the brain, but for such patients, epilepsy patients, ketone bodies are the main fuel source. That is why keto diet is only and only prescribed for them. बाकी और कोई कंडीशन के लिए मैंने आज तक पढ़ा नहीं है. If I get in any condition, I'll let you. What's your opinion about fruits? I normally used to eat a plate of fruits maybe once or twice a week in the dinner, but then doctor suggested me don't eat so much fruits because it has too much sugar, so have just one fruit in one day. So yes, what's your opinion about that? Because normally naturopaths say that fruits are okay, but doctors believe something else. So no, and that doctor was not a good doctor. Change the doctor. Yes, sir. Okay. I'll explain you why this is why he said to stop eating. Because first of all, you are eating fruits for dinner. Try and avoid fruits after sunset for all kinds of health, because when you eat fruits after sunset, anyways our body's metabolism goes down after sunset. Okay, so जब भी आप fruits रात को खाते हो, what happens is your body is getting only and only carbs. There is no protein or hardly any fats in fruits. So that is just giving you a sugar rush that time. In fact, you should, and you are not going to be active throughout the night. You are just going to sleep then. That is why you should avoid fruits in dinner or maybe even after sunset. And also, I believe even if you have diabetes, if you are obese or no, try and not include multiple fruits at a time. एक टाइप का फ्रूट एक टाइम पे खाओ, and that too maybe around 100 to max 150 grams of fruit at a time. And if you want to start your day with fruits, as in breakfast or mid meal, mid morning, that is a great option. So you should have 1 or 2 fruits in a day, but that too in a divided manner. Like best timing is mid meal, either 4-5 o'clock in the evening, or 10:30, 11 o'clock when we have a mid meal snack. So that time you can have fruits. Dinner, try and avoid it. Breakfast, you can really go for fruits. Okay. So this is the science behind why that doctor said no. Okay. Thank you so much. People are too much scared and skeptical about consuming ghee. So if we have it in limited proportion, like just ghee on the roti or sometimes in the vegetables, how is that? Ghee considered? Is that way neuroprotective. Ghee that way is very beneficial for the health. But as I told you before, anything healthy in excess is not good. So if this idea, हाँ चलो ghee healthy है, start eating ghee in each and everything, rice में भी डाला, दाल में भी डाला, then it is not good.
1 to 2 teaspoon or 1.5 teaspoon is good. In agar if you have one more condition with that, maybe this cholesterol levels are high, or BP or diabetes or heart problems, then we can limit to half to 1 teaspoon in a day. But otherwise you can have 1 to 1.5 teaspoon or 2 teaspoon in a day, not a problem. I was asking for moderation amount only because Yes, people tell us that ma'am, half spoon of ghee bhi nahi chalega, वजन बढ़ जाएगा. Nahin, So then I'm like, no, most dietitians tell yes for moderation amount. no. So I think you can have Balanced diet means that you should have each and every food in a proportion amount. So that's it. Correct. Balance. Correct. Also, I have shared the email ID of the speaker on the chat box, so all of you can copy that and contact Kinjal for any doubts. Anybody else? Now, this is I had a Dr. couple of Bhaskar. questions if we have. Please, This is please ask. Dr. Bhaskar Vyas. But if somebody has a question, I can wait. Okay. First, we'll take your questions and then we'll go to Dr. Bhaskar. Okay. Thank you, ma'am. The presentation was very informative, very concise, and very useful in our day-to-day lives. Thank you. I had a couple of questions if we have Yes. 2-3 minutes. The Yes. first question is related to me. So I try to follow a very, very healthy daily diet routine of 3 meals a day, breakfast, lunch, and dinner, and maybe fruits or dry fruits in the intermediate 10 o'clock wala ya to 5 o'clock wala. And most of the days, I do not have anything additionally in sugar. Okay. But during days like these, when it is very hot, when I lie down for sleep, okay, and I completely relax, I have cramps in my legs. And then as soon as I have a scoop of ice cream, I'm fine. Right. Try drinking 2 glasses of water then and there. You will understand the same effect of ice cream is there also in the 2 glasses of water, because cramps are because of 2 reasons. Either you are dehydrated or you are deficient in calcium. Okay, so ice cream से आपको थोड़ा बहुत milk है, उसमें तो calcium मिलता है, but that is not immediate effect. Ice cream takes time to get digested and then उसमें से calcium extract होके आपके bones में process होना is a very long process. Okay, this could be a mental thing कि हाँ cramps आ रहा है, ice cream खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा. Try to recondition this and have 2 glasses of water instead first, and then go to if nahi hua, then you take maybe 1 or 2 spoons of ice cream, not scoops. Sure. Okay. I'll try that. And the other Yes. question was regarding my father. So he is too much addicted to tea. And as you mentioned in the earlier part of your presentation, it's not good. So abhi kya ho raha hai? He is at 65. And whether he has a meal or not, if we go to a big event also, which has a full meal offered, he would still ask, chai hai kya? And if there is chai and there is basundi and there is rabdi, he would still go for chai do. Right. So he would have chai at 9 o'clock in the morning at breakfast. Then he would go to office and have at 10, then at 11. Then and because of too much of tea, his appetite is also gone very down. So because of that, the lack of nutrient issues and all that are. So how do we manage this? How do we convince him and how to manage it? We have to first understand why. Of course, जो habit है excess drinking tea का, that we have to cut down. He has to be willing, and willingly ready for keeping the chai away. Of course, if he's 5 cups of tea in a day, we can slowly cut down to 4 and then 3, 2 and then 1. Okay, 1 cup is okay, not a problem. What is happening is, since so many years he is drinking, so many chais, उनका जो body है सिर्फ accept करता है चाय को. There must be some gut issues prevailing in the body. So we have to identify what kind of deficiencies he's having. So first we have to work on that particular root cause. And then we have to make them understand. First of all, counseling is very, very important. मुझे उनका diet plan बनाने को 10 minutes भी नहीं लगेगा. But to make him understand, I'll take more than 30 to 35 minutes. Okay, because the level of, mental level ki to accept that this is not good for me and it is harming me and I need to change this, it takes a lot of time. Okay, so first we have to understand why this is happening.
or it is just a mental state कि मुझे चाय के बिना नहीं चलेगा. Okay, so that issue I have to address personally. Thank you. Any other Thank you so questions? much. Welcome. Any other questions? Dr. Bhaskar, I think you can ask now. Bhaskar sir, please go ahead. I think nobody has any questions. Kinjal, can we end? Yes, yes. Thank you so much. You were a lovely audience, and I really was happy to get such intelligent kind of doubts. Okay, Now, okay. Thanks. On behalf Yes, of Bhaskar sir. Samanvay Trust, Pooja, can I speak now? Yes, sir. Please go ahead. And am I audible to Yes, sir. mainly Kinjal Yes, yes. madam? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so very much. There were so many small things important and that you have highlighted. So on behalf of Samanvay Trust and the audience, and I would like to point out that your talk is recorded, and after being edited by YouTube, it is live on the YouTube for all the time. So it is not that 20 people participated now, and that is a very small audience. This will go all over the world. What I would have liked when you mentioned everything about the diet, you would have, had you also highlighted the virtue of fasting. Our Indian tradition highlights that once in a fortnight, one should fast. And Yes. that fasting also helps in eliminating antioxidants. Yes. But this is, the talk was centered on the diet and the mental health. So thank you so very much. And we certainly want that this will go on the YouTube. Bye. Thank you. Thank you so much for highlighting that point. I wanted to cover that, but the time was so short, and the fasting is another topic altogether. So fasting does help, of course. Even the weekly fast is very, very good. Especially not those fasts where we are eating chips and sabudana and everything. No, we have to at least keep total abstinence from the food where we are not taking anything apart from water. And if required, maybe some fruits are okay, because these fasting is the best way to detox your mind and the body. Okay, so of course fasting is important. If time permits, we can always take another session for fasting. I have to, of course, deep down more and for fasting and mental health connection, because I know very well importance of fasting with physical health. But yeah, for mental health, of course, I know, because I also fast once a week sometimes. So that is giving me much more calmer mind, and a different way of thinking, of a very different perspective altogether. So of course there is a connection between fasting and mental health. So if time permits, we can always connect again. It would be my pleasure. Sure, sure. On behalf of Samanvay Trust, I thank Ms. Kinjal Lodaya. It was a wonderful talk and a wonderful session, very informative and knowledgeable. We'll try to arrange your next talk maybe after 4-5 months. So we'll have it on some other topic. And I thank every one of you to join on a Sunday evening. Thank you, everyone.